Hey there, welcome to my channel. So today we are going to start with macroeconomics, and we'll be starting with the first chapter, and the book which we are referring to is by T.R. Jain and V. Curie. So let's get started. So chapter 1 है ना, that is the introductory चैप्टर जो आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो से कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रो से इसको डिफरेंट बनाते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उस दैट मीन्स, देखो माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। सो इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। सो मैक्रो मीन्स लार्ज। लार्ज से हमारा मतलब है एक पूरी इकोनॉमी। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एक इकोनॉमी के लेवल पे हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो जब हम इकोनॉमी के इश्यूज और इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम जो है हमारा लेवल ऑफ कंसर्न होता है वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वेर एस माइक्रो में ऐसा नहीं था। एक इंडिविजुअल का वेलफेयर हमारे मायने रखता था, कंज्यूमर का बेसिकली। ठीक है, और वो अपने फ़ायदे के लिए जो है, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करता था। ठीक है, बट यहाँ पे सबके सेटिस्फैक्शन के लिए, सारे रेजिडेंट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए रिसोर्स का यूज़ करना है, और वो कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी अगर होगी तो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट है या सोशल है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर्स एज वेल। बट यहाँ पे वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स वो सेम रहता है हमेशा, करने वाला डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि ग्रोथ आउटपुट, जैसे कि फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, then depression. These all are the main topics that we are going to discuss. Fine. So, in the words of Emmett Spencer, he also described this macroeconomics, and he says that macroeconomics is concerned with इकोनॉमी एज अ होल या फिर लार्ज सेगमेंट, और यहाँ पे हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है? प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स। अब इससे हमारा एंड पॉइंट ये निकलता है कि हम इकोनॉमी के बारे में जहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमी के फैक्टर्स को सो फार इस बुक में रेफर करेंगे बिकॉज इट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ओके, तो बेसिस ऑफ स्टडी की अगर हम बात करते हैं, बेसिस ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे माइक्रो में हम प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और चॉइस पढ़ते थे किस लेवल पे? एक इंडिविजुअल के लेवल पे, हाउस होल्ड, फर्म या फिर इंडस्ट्री। और मैक्रो में वी आर स्टडिंग दिस इकोनॉमी के लेवल पे। अगेन वही पॉइंट, इकोनॉमी के लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि अगर एक बात करते हैं हम कंज्यूमर की, तो वो बेसिकली ऐसे फंक्शन करेगा कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, अपनी गुड्स और सर्विसेज का ऐसा चयन करेगा कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन मैक्रो में हम नेशनल रिसोर्सेज, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नेशनल रिसोर्सेज, जो एक नेशन की रिसोर्स हैं उसको ऐसे यूज करना है कि हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके, किसके वेलफेयर को? जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। देन सेकंड वी हैव इकोनॉमिक वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ पे वेरिएबल आते हैं जैसे कि कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। वेर एज यहाँ पे हम जो फैक्टर स्टडी करते हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट क्या होता है? सम ऑफ, मतलब कि जितनी भी डिमांड है गुड्स या सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, वो हो गई एग्रीगेट डिमांड। और डिमांड भी ऑलरेडी स्टडी, डिमांड क्या होता है? डिमांड में तीन चीजें हमको मेन चाहिए। सबसे पहला, एक बंदे की डिजायर, डिजायर किसी चीज को खरीदने की। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है कि क्या उसके पास उतनी सॉरी
क्या उसके पास उतनी परचेजिंग पावर है? थर्ड फैक्टर क्या आता है, क्या वो उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार है? सो फर्स्ट थिंग हमें चाहिए डिजायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं मार्केट में, तो क्या मैं चाहती हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाय करना? इफ माई आंसर इज यस, ओके। इस पर अगर मैंने यस बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी डिमांड है, नहीं, मेरी डिजायर है। पर बाकी दो फैक्टर्स भी होने चाहिए। क्या? परचेजिंग पावर, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उन आइटम्स को खरीद सकूं? इफ माई आंसर इज यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तीसरी स्टेज क्या आएगी कि क्या तो दो पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना है, मैं पैसे खर्च करने के लिए रेडी हूं। थर्ड, सॉरी सेकंड, मैं पैसे खर्च करने के लिए रेडी हूं, ये है या नहीं? तो ये तीन फैक्टर हो जाते हैं। सबसे पहला, आई हैव अ डिजायर, परचेजिंग पावर है, यस आई एम कैपेबल ऑफ बाइंग इट। थर्ड, एम आई विलिंग टू बाय इट, दैट इज द थर्ड फैक्टर। तो ये डिमांड आपकी इन तीनों फैक्टर से पता चलती है, इन तीनों स्टेजेस से इनफैक्ट पता चल जाती है। और एग्रीगेट सप्लाई भी ऐसी है, क्या प्रोड्यूसर एक ऐसी लमसम, मतलब एक ऐसी परफेक्ट अमाउंट में बेचने के लिए तैयार है? तो दैट इज व्हाट योर सप्लाई इज। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लाई जो हो रही है एक इकोनॉमी के अंदर सारे गुड्स और सर्विसेज की। देन द थर्ड वी हैव इज इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर करते हैं इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? हाँ, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमी के डिसीजंस लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो जाएगा। जैसे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे रिलेटेड होता है। और यहाँ पे फोकस क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेनिफिट निकाल सकें। और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे इंक्लूड होती है स्टेट या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज, जैसे कि आरबीआई, सेबी, ट्राई। ये फोकस करते हैं कैसे ये वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे रेजिडेंट्स का बेनिफिट देखना होता है, ठीक है? At micro level, economic decisions are taken largely by individual economic agents, while macro पे it is done by institutional agents. Okay. Now the fourth point is degree of aggregation. माइक्रो में there is a limited degree of aggregation, whereas मैक्रो में उतनी नहीं है जितनी माइक्रो में देखने को मिलती है। अच्छा, ये पॉइंट भी है, अभी जैसे हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो मैक्रो है वो तो आपके एग्रीगेट की स्टडी है, लेकिन माइक्रो नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो चीज वेरी करती है ना, वो चीज ये वेरी करती है कि लेवल क्या है। माइक्रो के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो एग्रीगेट्स डेफिनेटली हैं, लेकिन उनका लेवल या फिर उनकी डिग्री जो है वो कम है मैक्रो से। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन टू। तो माइक्रो स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ अ इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम क्या होता है? पॉइंट ऑफ बैलेंस। ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है? It is okay. So microeconomic studies equilibrium of an industry. It is an aggregation of all firms producing a particular commodity. Whereas macro में हम study करते हैं equilibrium of an economy. It is an aggregation of all economic units जो एक economy में हैं, ठीक है? और ये मैक्रो जो है वो स्टडी करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे सेपरेटली। देन फिफ्थ पॉइंट वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस। अब जो हमारी अजम्पशन हम माइक्रो में लगाते हैं वो अजम्पशन हम मैक्रो में नहीं लगा सकते हैं। जो चीज़ हम कांस्टेंट रख रहे हैं मैक्रो में वो हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं माइक्रो में, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो जैसे कि टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है हम कांस्टेंट लेते हैं माइक्रो में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम हम कांस्टेंट लेते हैं
हमारे मैक्रो में। तो हाउ वी कैन सी कि कितनी अजम्पशंस हम डिफरेंट पुट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सेंट्रल इशू की बात कर रहे हैं तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा सेंट्रल इशू है जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। whereas macro में determination of overall level of output and employment is the central issue. तो determination of overall level of output issue है हमारा मैक्रो में। मेथड ऑफ स्टडी अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो में हम स्टडी करते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इज partial equilibrium analysis. Why I'm saying it analysis again and again. Okay, so partial equilibrium और general equilibrium, these both are very 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 important. अब इसको समझते हैं। देखो इक्विलिब्रियम क्या है, पॉइंट ऑफ बैलेंस। मतलब कि इक्विलिब्रियम कब होता है जब अब जो गुड्स और सर्विसेज का ऐसे यूज कर रहा है कंज्यूमर कि वो अपने जो एंड है उसको सेटिस्फैक्शन को पीक पे लेके जा रहा है, मतलब एट द एंड सेटिस्फैक्शन ले रहा है। दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज पार्शियल है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जहां पे वन मार्केट ऑन द अजम्पशन एंड देयर इज नो चेंज ऑन द अनदर मार्केट। मतलब कि जो कमोडिटी मार्केट है जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो जो स्पेसिफिक मार्केट आप उठा रहे हो ना वो तो आपका है ही है, लेकिन उसके पैरेलल उसके साइड में जो मार्केट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, मार्केट चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम इसको इस चीज से समझते हैं, मान लो एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ठीक है। तो एक कंपनी ए जो है वो भी चॉकलेट बेच रही है, बी भी चॉकलेट बेच रही है। अब क्या होता है 10-10 रुपए की चॉकलेट दोनों बेचते हैं। अगर हम ए को अपने अजप्शन में ले रहे हैं, अगर ए को हम अजप्शन में ले रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि बी में कोई चेंज हो रहा है नहीं, इन द सेंस कि हम बी के चेंजेस को नोट नहीं करेंगे, हम रखेंगे कि उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर इन रियलिटी इज दिस एग्जिस्ट नहीं। जैसे मान लो 10-10 तो बी ने क्या किया 9 रुपीज की चॉकलेट कर दी अपनी, तो वो चेंज आ गया उसमें कि उन्होंने अपना प्राइस कम कर दिया, ठीक है। तो अब वहां पे शिफ्ट हो जाएगी पब्लिक। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में यही होता है कि जिस मार्केट की हम अजम्पशन ले रहे हैं उस तो देयर इज नो चेंज इन दी अदर मार्केट्स, वो हम नोट नहीं करते हैं। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिया जाता है सारी मार्केट्स का, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम यू ऑलरेडी नो हम पढ़ते हैं माइक्रो में, और जनरल हम पढ़ते हैं मैक्रो में। अब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, अब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए इस पे इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अब मैं अगर अपना पैसा बचा रही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में मैं बहुत एडवांटेज फॉर्म में रहूँगी एज कम्पेयर टू द अदर पीपल ऑफ माई एज, अगर मैं अपना पैसा सेव करी हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही होने लगा एक इकोनॉमी के अंदर, लोग पैसा सेव करने लग गए, तो उसकी वजह से क्या है, डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिर जाएगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। तो ऐसे कर करके एक डेथ ट्रैप में जो है हमारी इकोनॉमी चली जाएगी, एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है, मतलब कि जैसा हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पे मैं पैसा सेव करना इज गुड, माइक्रो लेवल की अगर हम बात करते हैं, लेकिन मैक्रो पे अगर सभी पैसा सेव करने लग गए तो इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। और ये आपका यही आंसर प्रोवाइडेड है। एक इंडिविजुअल के पॉइंट से देखें तो सेविंग्स एक वर्च्यू है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के लेवल पे तो इट इज बेसिकली अ वाइस। तब इसको हम कुछ स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला हो गया सेविंग्स वाला पॉइंट, लोग सेविंग्स करने लग गए, तो उससे क्या होगा, सेविंग्स करने से क्या इम्पैक्ट होगा। सेविंग्स करने से एक्सपेंडिचर गिरेगा, एक्सपेंडिचर गिरेगा, एक्सपेंडिचर गिरने से डिमांड गिरेगी, लोग खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड गिरेगी, देन डिमांड गिरने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, आफ्टर दैट
इन्वेस्टमेंट गिर गई तो प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे, प्रोडक्शन गिर जाएगी। प्रोडक्शन गिरने के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। और हमारी इकोनॉमी एक डिप्रेशन की स्टेज में चली जाएगी, राइट। तो ये पूरा पैरा जो है इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। फाइन, ओके। अब है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ, ठीक है। और अगर तुम इस चैप्टर की बात करते हो तो देयर इज ओनली वन मार्क क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है, और वो भी मेजरली आपका एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो आई गिव यू अ ब्रीफ ऑफ इट एंड विद दिस विल बी एंडिंग विद द वीडियो। तो सबसे पहला है स्कोप। अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी एंड एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये किस किस चीज के बारे में बात करता है। द फर्स्ट इज एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इनकम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये डील करता है। और एस्टिमेट करना नेशनल इनकम को इज वन ऑफ द important feature of it. So it deals with the definition and estimation of national income and its related aggregates like GDP and NDP. अच्छा, नेशनल इनकम क्या होता है वैसे। नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो एक नेशन की इनकम, और एक नेशन की इनकम क्या होगी, इट इज़ बेसिकली जितनी भी इनकम, जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, दैट इज व्हाट अ नेशनल इनकम इज। अब रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है कि हम बोलते हैं ना कि नॉमिनल रेजिडेंट्स बोलते हैं हम, तो दैट विल बी स्टडिंग नो डाउट इन द नेक्स्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ इट। तो वो जो आपकी कंट्री में रह रहे हैं और दूसरा जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में है, दीज आर द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो आपकी कंट्री में रह रहा है दैट इज योर रेजिडेंट, ठीक है, और वो आपकी इकोनॉमी में पैसे प्रोवाइड कर रहा है। फॉरेनर्स भी तो हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होंगे यहाँ पे। और दूसरी कंट्री में जो आपके लोग हैं और वो यहाँ पे पैसा सप्लाई कर रहे हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में लाई करेगा ना। सो दीज आर काउंटेड इन योर नेशनल इनकम। देन सेकेंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एम्प्लॉयमेंट जैसे मेजर इश्यूज के बारे में, ठीक है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या ये स्टडी करता है कि क्या रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और कैसे हम उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव थ्योरी ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे मैक्रो का, ठीक है। Then we have theory of general price level, inflationary and deflationary caps. प्राइस लेवल के बारे में पढ़ेंगे। देन गवर्नमेंट का क्या रोल है इन सारी चीज़ों में। देन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस ये रहा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये एक डीप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी के बारे में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है ये, गवर्नमेंट बजट रिवील करता है ये। देन इट ऑल्सो वर्क्स अपॉन द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। then economic stability, then balance of payment status, then we have problems of poverty, environmental pollution, policy formation। तो जैसे कि वेरिएबल जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें मैक्रो पढ़ता है। एंड एज आई सेड, आई रिपीट माई सेल्फ, दिस चैप्टर ओनली कंटेन्स लाइक एन एग्जाम सिर्फ एक नंबर, ठीक है। सो इट्स नॉट ऑफ दैट विच वैल्यू। इसका एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो मुझे डिस्कस करना था,
if I could find it, ये रहा, emergence of macroeconomics as a separate branch of economics. तो अगर 1930s की बात करते हैं तो at that point of time there was Great Depression. तो वहां से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच की तरह आया है. ऑल्दो ये पहले भी था ये फंडा, लेकिन इसको माइक्रो के अंडर जो है माना जाता था, ना कि एक सेपरेट ब्रांच की तरह. बट जैसे हमने वो ग्रेट डिप्रेशन वाला ईयर फेस किया, तो हम यहाँ पर आए विद द इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैक्रो को हमें एक अदर प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उसको एक सेपरेट ब्रांच की तरह पढ़ना चाहिए. इस पूरे पैसेज में जो चीज़ मेंशन है दैट इज रिटन डाउन हेयर, वो ये है कि प्रिंसिपल्स क्या है थे माइक्रो. अब वो ऐसे बोलते थे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एक पूरी इकोनॉमी को जो है एक्सप्लेन कर देती है. तो इट एक्सप्लेन्स दैट इन अ फ्री इकोनॉमी सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा, रिसोर्स का यूज होगा अच्छे से, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी एक नॉर्मल सिचुएशन में. लेकिन जैसे हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s देखते हैं, तो वी कैन सी द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिले. वो ये मिले कि जो 30s का डिप्रेशन था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया डेवलप्ड कंट्रीज में, और फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट वाज अकम्पनीड विद द फॉल इन जीडीपी. तो उसकी वजह से जीडीपी में भी गिरावट आई, और जीडीपी में गिरावट आई तो डिमांड कम हुई. अकॉर्डिंगली देयर वर ड्रास्टिक कट्स इन आउटपुट एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि इज दिस वाइस और वर्च्यू वाला, वो रिलेटेड है यहाँ से. ठीक है. अब ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ 30s जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, दे वर ड्रिवन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड एंड लो जीडीपी. ठीक है. अब ये कैसे हुआ, दिस इज रिटन हेयर. लो एग्रीगेट डिमांड हुई, जिसकी वजह से लो प्लान्ड आउटपुट हुआ. डिमांड कम हुई तो प्लान्ड आउटपुट भी कम हुआ. अब उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लगी, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फिर जीडीपी में भी गिरावट देखने को मिली, और फिर दोबारा से. तो ये एक पूरा साइकिल बन गया. लो डिमांड हुई तो फिर लो प्लान्ड आउटपुट हुआ, फिर लो एम्प्लॉयमेंट हुई, फिर लो जीडीपी हुआ, फिर उस लो जीडीपी की वजह से हमें दोबारा से लो एग्रीगेट डिमांड देखने को मिली. तो ये पूरा एक विशियस सर्कल बन गया था हमारा, एंड दिस इज कॉल्ड लो लेवल equilibrium trap. This is a point that I wanted to discuss, and with this we are end with the chapter. Chapter 2 will be starting in our next video. And there's a request to please subscribe to my channel. Thank you.